शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल कृषि योग्य क्षेत्रफल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका संगणना पर आधारित इस नई वीडियो में। और इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। उसमें पहली बोरिंग की संगणना पर आधारित है और दूसरी हमारी तालाब की संगणना पर आधारित है। तो हमारे जिस भी साथी को संगणना करने में परेशानी हो रही हो तो वो जाके हमारे चैनल पर उन दोनों वीडियो को देख सकता है। उसमें हमने विस्तारपूर्वक बताया है कि संगणना हमें किस प्रकार करनी है। तो उन वीडियो पर हमारे बहुत से साथियों को कमेंट आए थे कि एक वीडियो आप ग्राम अनुसूची कैसे भरें इस पर आधारित भी बना दीजिए। तो उसी के क्रम में हम ये वीडियो लेके आए हैं कि हमें ग्राम अनुसूची किस प्रकार भरनी है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें ग्राम अनुसूची किस प्रकार भरनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। तो हमें यहाँ पे ग्राम अनुसूची भरनी है। तो हम ऊपर ये 3 डॉट आ रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तालाब की संगणना और बोरिंग की संगणना करने के बाद हमें ग्राम अनुसूची भरनी होती है। जब तक हम ग्राम अनुसूची नहीं भरेंगे तब तक हमारी उस गाँव की संगणना पूरी नहीं होगी। तो अब हम सीख लेते हैं, चलो ग्राम अनुसूची हमें किस प्रकार से भरनी है। तो चलिए मैं ग्राम अनुसूची पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ग्राम अनुसूची पर क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें हमारा राज्य, जिला और खंड तहसील पहले से भरे होंगे। उसके बाद में नीचे ग्राम का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से ग्राम अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना ग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे ये ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है, क्या ग्राम जनजातीय गैर जनजातीय क्षेत्र है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने गाँव के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, ट्राइबल है या फिर नॉन ट्राइबल है। तो मेरा गांव इसमें नॉन ट्राइबल है, तो मैं नॉन ट्राइबल पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, क्या ग्राम के अंदर बड़ी मध्यम स्तर की योजना उपलब्ध है। तो इसमें हमें यस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरे गांव में ऐसी कोई योजना नहीं है बड़ी, तो मैं इस पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों, यहाँ पे जो इसने पूछा है क्या ग्राम के अंदर बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई योजना है, तो ये मध्यम और बड़ी सिंचाई योजना का इसका जो अर्थ है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जैसे बहुत सी बड़ी नदियाँ होती हैं तो उन पर बड़ी बड़ी योजनाएँ होती हैं सिंचाई की, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई योजना नहीं है, इसलिए हमने नो पे क्लिक कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि सबसे ऊपर लिख रहा है सभी वस्तुओं को पूर्ण संख्या में दर्ज किया जाना चाहिए। वस्तुओं से इसका अर्थ है साथियों अंकों से। तो जो भी हम यहाँ पे अंक लिखेंगे वो पूर्ण संख्या में लिखेंगे, राउंड फिगर में लिखेंगे, उससे पॉइंटों में हम नहीं लिखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसने हमसे क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले इसने पूछा है भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर में, दूसरा पूछा है कृषि योग्य क्षेत्रफल हेक्टेयर में, तीसरा पूछा है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो साथियों हम इससे पहले जान लेते हैं कि ये क्या है और कैसे कैसे भरना है और ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा। भौगोलिक क्षेत्रफल जो होता है वो किसी गांव का वो ये है कि उसमें उस गांव की जिस क्षेत्र में आबादी रहती है वो वाला क्षेत्रफल, और उसमें कृषि योग्य वाला क्षेत्रफल और गैर कृषि योग्य वाला क्षेत्रफल, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो वो उस गाँव का भौगोलिक क्षेत्रफल बन जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कृषि योग्य क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि कृषि योग्य क्षेत्रफल जो होगा, अगर मान लिया आपका गाँव ऐसा है कि जिसमें आबादी भी रहती है और कृषि भी होती है, तो आप क्या करेंगे कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से आबादी वाले क्षेत्रफल को आप घटा देंगे तो आपका कृषि योग्य क्षेत्रफल बचेगा। तो वही आपका कृषि योग्य क्षेत्रफल होगा, उसे आप लिख सकते हैं इसमें। अगला पॉइंट है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल। शुद्ध बोया हुए क्षेत्रफल का अर्थ हो गया कि जिस क्षेत्र में कृषि की जाती है, जितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है उसे हम इसमें भर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा कृषि योग्य क्षेत्रफल है वो या तो हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। कृषि योग्य क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आप अपने गांव के हिसाब से देख लेना। अगला पॉइंट है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल। तो साथियों यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा कि जो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल है वो या तो हमारे कृषि योग्य क्षेत्रफल से छोटा होगा और या फिर उसके बराबर होगा। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल कृषि योग्य क्षेत्रफल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। हमारे बहुत से साथियों ने कमेंट किया था कि ये डाटा हम कहाँ से लेके आएँ या ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए साथियों आप क्या करेंगे कि या तो आप अपनी तहसील से ले लो इस डाटा को, जो भी आपकी तहसील लगती हो, या फिर आप संबंधित ग्राम पंचायत से भी ये डाटा ले सकते हैं। तो वहाँ से भी ये डाटा आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो दोस्तों हमने केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है, तो चलो मैं इसमें भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि योग्य क्षेत्रफल और शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल का डाटा भर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मेरे गांव का डाटा हुआ 150 हेक्टेयर, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल हो गया 140 हेक्टेयर मान लेते हैं। और उसके बाद में शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल भी हम 140 मान लेते हैं कि 140 हेक्टेयर में हमारी खेती होती है। अब चलते हैं साथियों अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सकल सिंचित क्षेत्रफल सभी स्रोतों द्वारा, पॉइंट नंबर 6। तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मौसम बार पूछ रहा है, खरीफ के मौसम के दौरान हेक्टेयर में कितना सकल सिंचित क्षेत्रफल है। उसके बाद में पूछा है रबी के मौसम के दौरान, फिर 12मासी फसलों के दौरान, फिर अन्य फसलों के दौरान। अब साथियों यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमसे ये 4 मौसम का पूछ रहा है तो वो हमें कैसे भरना है। हमारे साथियों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं 4 कॉलम में हो रही है और यही 4 कॉलम वो जानकारी के अभाव में गलत भर रहे हैं।
तो इसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 में इसमें लिख रहा है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल हेक्टेयर में, तो ये हमने लिया था 140 हेक्टेयर। तो अब यहाँ पे आप खरीफ के मौसम में या तो 140 भरेंगे या फिर इससे कम भरेंगे आप। अगला है रबी के मौसम के दौरान, तो रबी के मौसम के दौरान भी आप 140 भरेंगे या फिर इससे कम भरेंगे। आप पॉइंट नंबर 5 से इनमें ज़्यादा नहीं भर सकते, आपको कम ही भरना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 12 फसलों के लिए हेक्टेयर में। तो साथियों अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें कि जब आपने खरीफ के मौसम में 140 हेक्टेयर में दिखा दी पूरी खेती कि 140 हेक्टेयर में खेती होती है हमारी, और नीचे आपने रबी के मौसम के दौरान भी जो दिखाई है वो 140 हेक्टेयर दिखाई है, तो फिर इसमें ये पूछ रहा है नीचे 12 फसलों के लिए। तो 12 फसलों के लिए ज़मीन हमारे पास नहीं बची, क्योंकि हमने रबी में भी लगा दी, खरीफ में भी लगा दी। तो इस प्रकार आप देखेंगे 12 फसलों के लिए आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं बची, इसलिए इसमें आप 0 भरेंगे और अन्य मौसम वाले में भी आप 0 भरेंगे। तो इसमें आप नीचे देखेंगे कि कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल जो हो गया वो सबका योग हो गया, तो वो हो गया 280 हेक्टेयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने खरीफ के मौसम में 140, नीचे भी 140 और यहाँ पे 0 लिया है 2 बार। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने खरीफ के मौसम में 140 हेक्टेयर ले ली और रबी के मौसम में भी 140 हेक्टेयर ले ली, तो फिर 12 फसलों के लिए ज़मीन नहीं बची, क्योंकि 12 फसलें जो होती हैं वो साल के 12 महीने की होती हैं। तो जब हमारे पास ज़मीन है टोटल ऊपर 140, तो फिर हम कहाँ से लेके आएंगे 12 फसलों के लिए ज़मीन, इसलिए यहाँ पे हमने 0 भरा है। अगर आप ऊपर रबी के मौसम में 120 की दिखा देते, फिर आप यहाँ पे 12 में 20 दिखा सकते थे, या फिर 12 में 0 दिखाते आप, तो आप अन्य मौसम में 20 दिखा सकते थे, तब भी आपका एक्सेप्ट कर लेता। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से भरें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस यही है कि शुद्ध बोया हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमने जैसे 140 लिया है, तो हम हर मौसम के लिए 140 हेक्टेयर के सापेक्ष ही यहाँ पे डाटा लिखेंगे, चाहे वो खरीफ का मौसम हो या रबी का मौसम हो या 12 का हो या फिर अन्य मौसम के दौरान हो। तो जो भी हमें डाटा लिखना है वो हमें 140 हेक्टेयर के सापेक्ष ही लिखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो पॉइंट है हमारा कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल, और इसमें सबका डाटा जो है वो ऐड कर दिया है नीचे, तो ये हमारा हो गया 280। और नीचे पॉइंट नंबर 7 है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सभी स्रोतों द्वारा। अब यहाँ पे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो होगा सभी स्रोतों द्वारा का अर्थ ये हुआ कि चाहे आपकी सिंचाई नहर से हो रही है, कुएं से हो रही है, या किसी भी योजना से हो रही है, या फिर इंजन से हो रही है, ट्यूबवेल से हो रही है, समरसेबल से हो रही है, तो वो हमें सभी इसमें डाटा लिखना पड़ेगा कि कितने हेक्टेयर की सिंचाई टोटल हो रही है। तो ये जो डाटा हम लेंगे वो लेंगे पॉइंट नंबर 5 से। यहाँ पे लिख रहा है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल, तो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल हमने लिया था 140। तो नीचे हम पॉइंट नंबर 7 जब भरेंगे तो यहाँ पे या तो 140 हो या फिर उससे कम हो। 140 से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो ये डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं 140 से ज़्यादा लेके देखता हूँ, 150 ले लेता हूँ इसे, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार का ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें लिखा है नेट इरीगेटेड एरिया मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नेट सोन एरिया। तो सोन एरिया साथियों ये हो गया ऊपर पॉइंट नंबर 5। तो ये बोल रहा है कि जो पॉइंट नंबर 7 में हम जो डाटा भर रहे हैं वो या तो पॉइंट नंबर 5 के बराबर हो या फिर उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं देख लेता हूँ इसमें 140 भरकर। 140 भरने के बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही थी बस कि पॉइंट नंबर 7 में जो डाटा आएगा वो हमारे पॉइंट नंबर 5 के या तो बराबर आएगा या फिर उससे कम होगा। और पॉइंट नंबर 6 में हम जो डाटा फीड करेंगे खरीफ के मौसम का, रबी के मौसम का, 12 का, अन्य मौसम का, तो वो हम 140 के आधार पर सेट करेंगे। इसमें जो 140 को हम पूरी ज़मीन मान लेंगे, तो 140 के सापेक्ष ही हमें डाटा भरना पड़ेगा इसमें। तो इस प्रकार आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर पूछ रहा है कि सभी वस्तुओं को पूर्ण संख्या में दर्ज किया जाए। पॉइंट नंबर 8 है औसत भूजल स्तर मानसून के पूर्व और मानसून के बाद। तो औसत भूजल स्तर साथियों क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है पानी का, उसके बारे में ये हमसे बात कर रहा है कि वाटर लेवल कितना है, मानसून आने से पहले कितना था गाँव का और मानसून आने के बाद कितना है। अब कभी कभी साथियों क्या होता है कि 2 मौसम में बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे हम जो भूजल स्तर लेंगे वो उस मौसम का लेंगे जिस मौसम में बारिश ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मानसून से पूर्व किसी गांव का भूजल स्तर 5 मीटर है। उसके बाद है मानसून के बाद। तो मानसून के बाद क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो मान लिया मैं यहाँ पे 4 भर देता हूँ साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है क्या जल उपयोग संगठन WUA गाँव में मौजूद है। तो आप ये पता कर लेना कि अगर गाँव में मौजूद है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, और आपको नहीं पता तो नोट कर देना आप। तो मुझे नहीं पता तो मैं इसमें नोट कर रहा हूँ। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10 गाँव में भरी गई जल निकाय अनुसूचियों के आधार पर जल निकायों की संख्या का संक्षिप्त विवरण। तो ये डाटा आपको साथियों पहले से ही भरा मिलेगा, क्योंकि जो भी आपके गांव में तालाब होंगे अगर आपने उनकी संगणना की है तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखी हुई आ जाएगी। मान लिया अगर आप 2 तालाबों की संगणना कर चुके हैं तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ जाता, 3 की करते तो 3 आता, 1 की करते तो 1 आता। इसी प्रकार हौज की, झील की और जलाशय की जिसकी भी संगणना आपने की होती वो आपकी यहाँ पर आ जाती।
इस डाटा में हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और ना इस पर क्लिक होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट 10.5। इसमें भी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बस केवल हम पढ़ सकते हैं। जिसकी भी हमने संगणना की है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला है पॉइंट नंबर 10.8, पहली जनगणना के दौरान जल निकाय। तो पहली जनगणना जो छठी संगणना हुई थी उसके दौरान जो जल निकाय थे आपके 6 थे, तो इसमें 6 पहले से लिखा होगा। आपके गाँव का डाटा ये चेंज भी हो सकता है, तो आप इसे थोड़ा देख लेना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। इसमें पूछ रहा है गाँव में भरी गई सभी अनुसूचियों के आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। तो साथियों, जो भी आपने संगणना की होगी ये उसके बारे में आपको सूचनाएं प्रदान करेगा, तो वो हम देख लेते हैं। भूमिगत जल योजनाएं छठी संगणना में कितनी थी? 36 थी। 7th में 0 थी। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाई है, तो इसमें अभी डाटा फीड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मान लिया आप इस साल की संगणना में 36 से ज़्यादा 45, 40 या जितनी भी आप योजना फीड करते तो वो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाती। तो अभी हमने कोई भी योजना फीड नहीं की है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब है पॉइंट नंबर 11.2, सतही जल योजना है। सतही जल योजनाओं की संख्या यहाँ पे आएगी छठी संगणना की और 7वीं संगणना की। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 11.3, कुल योजनाएं दौरान। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि छठी संगणना के दौरान आपकी ग्राम पंचायत में 36 योजनाएं थी और 7th में जो भी हम डाटा फीड करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो अभी हमने कोई डाटा फीड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये 0 आ रहा है लिखा हुआ। ये सब पूरा डाटा भरने के बाद आप अंतिम सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी ये ग्राम अनुसूची भर जाएगी। जैसे ही मैं अंतिम सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारी ग्राम अनुसूची भर जाएगी। तो चूंकि ये वीडियो आपको सिखाने के लिए बनाई गई थी, इसलिए मैं इसमें अंतिम सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पे अंतिम सबमिट अर्थात फाइनल सबमिशन पे क्लिक करते, उसके बाद में वो ग्राम अनुसूची आपको मेरा प्रारूप में जाके मिल जाती। वो ग्राम अनुसूची आपको मिलती BWS में, इस वाले कॉलम में। तो जैसे ही आप वहाँ पे फाइनल सबमिशन करते तो यहाँ पे क्या होता कि एक बादल जैसा साइन अपलोड करने का वो आता, उस पर हम क्लिक करते थे तो हमारी ये ग्राम अनुसूची अपलोड हो जाती और ये हमारे जो BLO हैं या फिर ब्लॉक में JE हैं उनके पोर्टल पर पहुँच जाती। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपके सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपना डाटा ठीक से भर सकें। धन्यवाद।